नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हमारा जो बेसिकली वीडियो रहने वाला है वह रहने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन पे। इंटरनेशनल रिलेशन में वीडियो रहने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो यूपीएससी प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन से 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है पीवाईक्यू सीरीज में अपने, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर उसके बाद आप ले सकते हो इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन सब पीवाईक्यूज को हमने काफ़ी हॉलिस्टिक वे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए, देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली जो प्रीलिम्स आने वाला है 25 को है ना, उसमें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 2013 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, हमें ये बताना है। ठीक है। क्या बोला है, जियोग्राफिकल फीचर दे रखा है और रीजन दे रखा है। जियोग्राफिकल फीचर्स में देखें तो अबेसिनियन प्लेटू अरबिया में दे रखा है, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में दे रखा है, गियाना हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में दे रखा है, और उसके बाद हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, ओकावांगो बेसिन पेंटागोनिया में दे रखा है। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो, करेक्टली मैच तो ये वाला है, एटलस माउंटेन, जो कि हमें बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है। बट इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली ये लोकेशंस हैं कहाँ। ठीक है। देखो, हमने एटलस माउंटेन कहाँ देखा, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। आप ऐसे ले लो, ये नॉर्थ और ये वाला वेस्टर्न पार्ट, तो हमें एटलस माउंटेन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में हमें कहीं ना कहीं एटलस माउंटेन देखने को मिलता है। तो ये वाला तो हमारा सही था। फिर उसके बाद क्या था, अबेसिनियन प्लेटू। देखो, उसने बोला था कि अरबिया, मतलब यहाँ पे कहीं हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे देखने को मिलता है इथोपिया में। ठीक है। इथोपिया में हमें देखने को मिलता है, मतलब अफ्रीका में हमें अफ्रीका में यह देखने को मिलता है, अरबियन प्लेटू में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। इस वजह से हमारा ऑप्शन गलत था। उसके बाद गियाना हाईलैंड, देखो गियाना हाईलैंड यहाँ पे है। उसमें क्या बोला था कि साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका मतलब ये साउथ हो गया, और वेस्टर्न अफ्रीका मतलब यहाँ पे भाई नामीबिया डेजर्ट है। ठीक है। नामीबिया डेजर्ट है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है। हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्दर्न जो साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट है बेसिकली, वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये वाला ये हो गया। अब उसके बाद पूछा था ओकोवांगो बेसिन। ओकोवांगो बेसिन कहाँ पे बताया था, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ है, पेंटागोनिया यहाँ है। ठीक है। पेंटागोनिया यहाँ है। ओकोवांगो बेसिन आप देख रहे हो कि साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला हमारा गलत होगा। ठीक है। अब इसमें ओकोवांगो जो बेसिन है, ओकोवांगो रिवर है, उसका बेसिन देखें तो देखो बेसिन पूछ लेता, अगर अभी रिवर पूछा है ना, तो फ्यूचर में चल के बेसिन भी पूछ सकता है। तो अंगोला हो गया, नमीबिया हो गया, बोत्सवाना, ये 3 कंट्रीज में इसका बेसिन फैला हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ये था फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन। अब 2013 का देखो आप यहाँ पे, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है। इसको वेरियस नेम से और भी जानते हैं, जैसे एल्टीपियानो ई हम हमारा प्लेटू, इथोपियन मसीफ हो गया, फिर इथोपियन प्लेटू, इस सब नाम से जानते हैं। डी वाला हमारा सही था। 2013 में अगर देखें तो जो आईआर से था बेसिकली, इसमें बस एक ही क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम 2013-14 को देखते हैं, 2014 के आगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एंड ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ब्रिक्स है बेसिकली, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला बोला है द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2009 में। बोल रहा है 2009 में ब्रिक्स का फर्स्ट समिट हुआ, वह हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। जी हाँ, पहले इसको क्या बोलते थे, ब्रिक बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रिक। इसमें था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ठीक है। ये 2001 में आया था एग्जिस्टेंस में। ठीक है। 2001 में एग्जिस्टेंस में आया था। और जो साउथ अफ्रीका है वह 2010 में ज्वाइन किया था, तभी ये ब्रिक्स हुआ। यस, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो बेसिकली ये था ए, तो फर्स्ट सेकंड वाला तो सही है, सेकंड वाला सही है। और जो फर्स्ट वाला बोल रहा है ना, जो फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 2009 में, भाई साहब ये यहाँ पे नहीं हुआ था, ये हुआ था एकाट्रिंगबर्ग में। ठीक है। ये कहाँ पे है, रसिया में। ठीक है। तो फर्स्ट समिट हुआ तो 2009 में ही था, बट एकैटरिंगबर्ग में हुआ था, रियो द जेनेरियो में नहीं हुआ था। ठीक है। इसको सेटअप जो ब्रिक्स फॉर्म कब हुआ था, 2001 में। ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला, 2 विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ब्रिक्स ग्रुप ओरिजिनली स्टार्टेड एज ब्रिक।
क्या ब्रिक नाम से जानते थे, जिसमें ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिम ओ नील के द्वारा। जिम ओ नील के द्वारा 2011 में 2001 में इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और जो फर्स्ट फॉर्मल समिट की अगर हम बात करें तो इसे कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कैटरिंगबर्ग में, रसिया में 2009 में। ठीक है, नॉट इन रियो दी जेनेरियो में। और 2010 में अफ्रीका के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया, आई मीन साउथ अफ्रीका के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया, ऑफिशियली मेंबर इसका बना। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसका नाम चेंज करके ब्रिक्स करना पड़ा था, BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके रिगार्डिंग था। इसके थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स नेशन एम्ड टू चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट मल्टीपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, जो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन देखा गया है वर्ल्ड पे, उसको कहीं ना कहीं वह हटाना चाह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रिक्स एग्जिस्टेंस में आया था। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक को फॉर्म किया गया ब्रिक्स के अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी लाया गया। बेसिकली ये सारी चीज़ें तो जो काफ़ी मेजर एक तरह से डेवलपमेंट हुआ था ब्रिक्स के अंडर। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला, रिसेंटली ए सीरीज ऑफ अपराइजिंग ऑफ पीपुल रिफर टू एज अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। जो अरब स्प्रिंग है बेसिकली वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इजिप्ट है, लेबनान दे रखा है, सीरिया दे रखा है, तुनिसिया दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता अरब स्प्रिंग था क्या। देखो, यह एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था। बेसिकली क्या था, जो गवर्नमेंट करप्ट हो गई थी, जो अपने जो पॉपुलेशन है उसके हित में काम नहीं कर रही थी, हाँ, बस अपने पेट पूजा के बारे में सोच रही थी, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं यह जो अरब स्प्रिंग है वह एक तरह से अपराइज हुआ, एक तरह से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है, तुनिसिया में देखने को मिलता है। ठीक है, एक नॉर्दर्न अफ्रीका का एक कंट्री है बेसिकली, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका अरब स्प्रिंग का कहीं ना कहीं स्टार्ट। ठीक है, अगर इसको मैप में देखें तो तुनिसिया यहाँ पे है। तुनिसिया कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अफ्रीका है ना, ये तुनिसिया हो गया। अब आपको क्या बताना है, ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री का नाम आपको बताना है। उसके बाद बहुत सारे अरब नेशन में यहाँ पे भी अपराइजिंग वगैरह फैला था, बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ था ना, अगर हम देखें तो बेसिकली ये तुनिसिया हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अरब स्प्रिंग क्या है, एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, बेसिकली सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिविलियन आप बोल सकते हो, जो कि हमें देखने को मिला था अरब वर्ल्ड्स में। कब, अर्ली 2010। ठीक है, दिसंबर में देखने को मिलता है, आई थिंक 18 दिसंबर को तुनिसिया में हमें देखने को मिला था। ठीक है, 2010 में। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो, बट हाँ मेजर यही था। ठीक है, उसके बाद जो तुनिसिया का हिस्ट्री है उसमें उसको एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद देखो हमें कहा वाइल सम कंट्रीज सा रिजीम चेंजेस, जैसे तुनिसिया इजिप्ट में, एंड अदर कंट्रीज सिविल वार में कहीं ना कहीं इनगल्फ हो गए, जैसे सीरिया हो गया, येमेन हो गया। अभी अभी भी ये सारी सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में आए दिन न्यूज़ में देता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसका। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज दे रखा है, हमें बताना क्या है, विच ऑफ द एबव आर मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। इनमें से कौन से मेंबर्स हैं आर्कटिक काउंसिल का। क्या क्या कंट्रीज दे रखा है, डेनमार्क दे रखा है, जापान दे रखा है, रसिया फेडरेशन दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम दे रखा है, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे रखा है। बताओ कौन सा इसमें से सही होगा। देखो, इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है, एंड फिफ्थ वाला सही है। मतलब डेनमार्क है, रसिया फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, आर्कटिक काउंसिल का क्या है, देखो जो आर्कटिक रीजन में बेसिकली एक तरह से काउंसिल बनाया गया है आर्कटिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। ठीक है, तो उसी का है। तो अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, डी विल बी द राइट आंसर। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैप मैंने डिपिक्ट कर दिया है। रसिया हो गया, यूएसए हो गया। यूएसए का देखो वो जो मेन लैंड वाला वो वाला, हालांकि ये भी मेन लैंड ही है, बट जो रसिया के द्वारा इसे सौंप दिया गया था, अलास्का वाला रीजन, वह वाला कहीं ना कहीं आर्कटिक सर्कल में आता है, आर्कटिक काउंसिल में उसका मेंबर है, इसलिए यूएसए क्या है, एक मेंबर है। ठीक है, इसको कंसिडर करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेनमार्क। डेनमार्क आप देखोगे तो यहाँ पे कंट्री है, बट जो ग्रीन लैंड है वह भी डेनमार्क का ही पार्ट है, तो इस वजह से डेनमार्क भी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया अपना, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज है बेसिकली। आपको कनाडा भी है यहाँ पे, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ वही सही है। आर्कटिक काउंसिल कब स्टैब्लिश किया गया था, 1996 में। एक लीडिंग गवर्नमेंटल और फोरम है जो कि प्रमोट करता है कॉर्पोरेशन among आर्कटिक स्टेट्स, इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड अदर आर्कटिक इनहेबिटेट्स। ठीक है, इट्स मेंबर इंक्लूड क्या क्या, कनाडा हो गया,
डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया, स्वीडन हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, डेनमार्क, रसिया एंड यूएसए आर द मेंबर, हाउएवर जापान एंड यूनाइटेड किंगडम आर द ओनली ऑब्जर्वर स्टेट। क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट्स, नॉट फुल मेंबर्स। ये जो जो जापान है और यूनाइटेड किंगडम है बेसिकली वह ऑब्जर्वर स्टेट्स। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम को अगर आप देख पा रहे हो तो ये है, ठीक है, यूके ये है। तो बेसिकली ये था हमारा जो आर्कटिक काउंसिल है उसके मेंबर्स की लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे काउंसिल क्या करता है, फोकस करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एंड साइंटिफिक रिसर्च रेदर देन सिक्योरिटी इशूज। ठीक है, बेसिकली सिक्योरिटी इशूज पे फोकस नहीं करता, लेकिन हाँ जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आर्कटिक रीजन में हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं यह फोकस करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दे रखा है, जैसे रीजन्स ऑफ एन न्यूज एंड कंट्री दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या दिया है? चेचन्या, चेचन्या रसिया फेडरेशन, डारफुर माली हो गया, स्वेट वैली इराक हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्टली मैच हमारा फर्स्ट वाला ही है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डारफुर हमें कहाँ देखने को मिलता है भाई? डारफुर हमें सूडान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सूडान में। ठीक है, सूडान का जो वेस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद रसिया का जो बेसिकली वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, नियर जो यूक्रेन है। ठीक है, वहाँ पे स्वेट वैली हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, स्वेट वैली हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो इस वजह से सेकेंड एंड थर्ड तो हमारा गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, आप देख पा रहे हो स्वेट वैली यहाँ पे है, दिस इज पाकिस्तान। एंड डारफुर कहाँ है? सूडान हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद साउथ सूडान हो गया, ये आप इसको देख सकते हो नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली था रसिया। चेचन्या कहाँ है? चेचन्या देखो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है जो वेस्टर्न वाला रीजन है रसिया का, वहाँ पे हमें जनरली ये देखने को मिलता है। ये यहाँ पे यूक्रेन है ना, उससे बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जैसे चेचन्या इज अ रीजन विद इन रशिया फेडरेशन नोन फॉर इट्स वायलेंट सेपरेटिस्ट वार अगेंस्ट रशिया इन 1990 एंड अर्ली 2000। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रहे थे उससे रिलेटेड है ये डारफुर। देखो तो माली में नहीं है, हमें सूडान में देखने को मिलता है। एंड इट बिकम फेमस फॉर अर्ली 2000 फॉर द ब्रूटल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जो ब्रूटल ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह वहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक जेनोसाइड हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे देखने को मिला था बेसिकली 2000 में, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था उस टाइम पे। ठीक है, स्वेट वैली पाकिस्तान में है, नॉट इराक में। गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन व्हेन तालिबान एस्टैब्लिश कंट्रोल देयर एंड मलाला यूसुफजाई वर अटैक्ड। बेसिकली मलाला यूसुफजाई को वहाँ पे उनको अटैक किया गया था बेसिकली। हाँ, और फिर जो तालिबान का तख्ता पलट हुआ था उस टाइम पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यह न्यूज़ में था, तो इस वजह से न्यूज़ में आया था। ठीक है, 2015। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया इनमें से किस किस ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट बोल रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ईस्ट एशिया समिट। बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन एंड ईस्ट एशिया समिट। देखो ईस्ट एशिया समिट, अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हो ना तो आपको ये पता होगा कि हाँ इंडिया एक मेंबर है किसका? ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर है और इन दोनों का नहीं है। ठीक है, इन दोनों का नहीं है, ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। बी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, डिस्पाइट मल्टीपल एफर्ट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द सब मेंबर्स। अगर बेसिकली क्या है, ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जितने भी हैं वो। ठीक है, बट इंडिया मेंबर नहीं है। एपेक फॉर्मली इंक्लूड पैसिफिक रिंग कंट्रीज। जो पैसिफिक रिम कंट्रीज है बेसिकली, जो पैसिफिक एरियाज में बेसिकली जो कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं ये इंक्लूड करता है, जो कि क्या प्रमोट करता है? फ्री ट्रेड। एंड इंडिया एप्लीकेशन हैज़ बिन पेंडिंग फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, फ्री ट्रेड को कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है। इंडिया का एप्लीकेशन अभी यहाँ पे पेंडिंग है कि ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपेक का हो गया। आगे दूसरा क्या है? इंडिया इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। बेसिकली उसका तो मेंबर है ही नहीं। ये भी न्यूज़ बेस्ड है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, आसियान इज ए रीजनल ग्रुपिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से कंट्रीज है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो क्या है बेसिकली एक रीजनल ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है। ठीक है, थर्ड वाला हमारा सही था क्योंकि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, विच ब्रिंग टुगेदर आसियान कंट्रीज एंड की पार्टनर्स लाइक इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का।
ठीक है, तो बेसिकली ये था, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी, थर्ड ओनली। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज दे रखा है, क्या दे रखा है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच एमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कॉमनली नोन एज एनपीटी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी के अंदर किसे रिकॉग्नाइज किया है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। एनपीटी के अंदर किसे रिकॉग्नाइज किया गया है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखें इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए एंड बी, जो चाइना एंड फ्रांस है बेसिकली, उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। और जो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान है ना, यह क्या है, यह एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, यह न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं है, ठीक है। मतलब एनपीटी के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो बेसिकली ए विल बी द राइट आंसर। Under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, only 5 countries are officially recognized as nuclear weapon states। कौन कौन से हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है एनपीटी के द्वारा। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान क्या है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, बट नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी एंड हेंस नॉट रिकॉग्नाइज ऑफिशियली, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका एक्सप्लेनेशन, एक और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन उस टाइम पे न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है, आसियान से, ब्रिक्स से, ओईसीडी से, डब्ल्यूटीओ से, बताओ किससे एसोसिएटेड है। ये हमारा ब्रिक्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एसोसिएशन, बेसिकली ब्रिक्स से एसोसिएटेड है। और जो ये डिक्लेरेशन था ये बेसिकली किस पे फोकस करता था, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बेसिकली उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना, और इसके साथ साथ अनाउंस किया था कि इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं डेवलप करने का, लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये एक्सप्लेनेशन तो आप देख सकते हो। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, ब्रिक्स समिट, ठीक है, जो 6th ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील में 2014 में, उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, ठीक है। फोकस किससे करता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे, बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अनाउंस किया था क्रिएशन ऑफ की इंस्टीट्यूशन लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर कहीं ना कहीं ये दोनों इंस्टीट्यूशन निकल कर आए थे। आगे बढ़ते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल लीज। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रिफ्यूजी ऑफ सिविल वार। एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि हेल्प करता है रिफ्यूजी, मतलब जो सिविल वार है बेसिकली वहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं उनका हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। बी बोल रहा है ए ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ए नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल। डी क्या बोला है, एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसीज इन वार रेव्ड रीजन। बताओ कौन सा इसमें से सही है। तो इसका आंसर है बी, एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, कब फॉर्म किया गया था 1961 में, ठीक है। विद द मिशन टू कंपेन अगेंस्ट ह्यूमन राइट एब्यूज वर्ल्ड वाइड। जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट एब्यूजेस हो रहे हैं, मतलब जो ह्यूमन राइट को प्रताड़ित किया, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना इसका मेन मोटिव है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है, बट इंडिपेंडेंट एनजीओ है, ठीक है। इट वर्क ऑन द इशू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड राइट ऑफ रिफ्यूजी। तो बेसिकली ये सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं फोकस करता है, इसी वजह से हमारा बी विल बी द राइट आंसर, एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो कि एक इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट्स। बताओ कौन सा सही है, इसमें से करेक्ट आंसर में बताना है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इनमें से कौन सा इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है, बताओ। तो इसमें हमारा जो है आंसर, बांग्लादेश नहीं है और चाइना नहीं है, ठीक है। कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश एंड चाइना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। आप देख सकते हो मेकांग ऑपरेशन इज एन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग 6 कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखे रहना, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। फोकस किसके पे करता है? टूरिज्म पे, कल्चर, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी, इन सब पे कहीं ना कहीं इसका फोकस होता है, ठीक है। टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी पे फोकस करता है। बांग्लादेश एंड चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन न्यूज इज किससे रिलेटेड है? ए स्ट्रेटजी टू टैकल द रीजनल टेररिज्म एंड आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बी क्या बोला? ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड आउटकम ऑफ डिलिब्रेशन ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? एन एजेंडा फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेड बाय यूनाइटेड नेशन। डी क्या बोला? ए स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ए डिक्लेरेशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट। बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो सी विल बी द राइट आंसर। यह एक एजेंडा है फॉर जो वीमेन एम्पावरमेंट है उस पर फोकस करता है बेसिकली, ठीक है। एजेंडा है किसका? वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो कि एक आउटकम है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि कन्वेट किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कन्वेट किया गया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, उसमें कहीं ना कहीं इसको लाया गया था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो कि फोकस करता है किस पे? वीमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे विजन डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 इज द लैंडमार्क एग्रीमेंट एडॉप्टेड एट द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इसको एडॉप्ट किया गया था। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन। इट लेड आउट ए ग्लोबल एजेंडा फॉर वीमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वालिटी, वीमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल एजेंडा को फॉर्म किया। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एजेंडा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या बोला? विद रेफरेंस टू इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला है इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पांस टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स, ठीक है। इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। देखो जहाँ ओनली आता है मोस्टली हमारा क्वेश्चन गलत होता है, बट ठीक है इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला है इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पांस टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल। देखो इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1997 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस वजह से हमारा यह गलत होगा क्योंकि रिसेंटली में नहीं आया था, ठीक है। सेकंड बोल रहा है इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा कहीं ना कहीं वेरियस फील्ड में यह वर्क करता है, जैसे हो गया ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, फिशरीज मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, इस सब फील्ड में कहीं ना कहीं ये वर्क करता है, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बस नहीं है, तो वी विल विद रॉन्ग आंसर, तो डी विल विद राइट आंसर, क्योंकि हमारा ना फर्स्ट वाला सही है ना डी वाला सही है, सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो बेसिकली डी हमारा सही आंसर होगा। IORARC नाउ कॉल्ड IORA वाज एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1997 में, मच अर्लियर देन रिसेंट राइज इन पायरेसी इंसिडेंट्स, ठीक है। एम क्या है? टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट में, फिशरीज मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, एकेडमिक कोऑपरेशन, नॉट जस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। इस वजह से हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। तो ये हमारा 2015 का खत्म हुआ, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं था इससे, तो अब 2017 का हम डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना क्या है, इनमें से करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोल रहा है इनॉग्रल ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। जो इनॉग्रल था बेसिकली किसका? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का, उसको हेल्ड किया गया था 2015 में इंडिया में, और किसके चेयरमैनशिप में? इंडियन नेवी के चेयरमैनशिप में, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोल रहा है? जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है बेसिकली एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कॉर्पोरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। जो इंडियन ओशियन रीजन के लिटरल स्टेट्स हैं बेसिकली, उनमें कहीं ना कहीं मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करता है, हाँ, इस पे फोकस करता है जो क्या है? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला सही है। जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है ना बेसिकली एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है जो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है ना एमंग द नेवीज ऑफ इंडियन ओशियन लिटरल स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे 2015 नहीं है भाई, 2008 है,
क्या है 2008। इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो बी विल बी द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इनहेंस, क्या इनहेंस करता है, मैरीटाइम कोऑपरेशन among the navies of littoral state of Indian Ocean region। ठीक है, इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवीज, इंडियन नेवी के द्वारा इनिशिएट किया गया था कब, 2008 में। और जो फर्स्ट इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम था बेसिकली हेल्ड हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था 2008 में, नॉट इन 2015। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि बिकॉज जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इज नॉट बाइंडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग डायलॉग्स ऑन मैरीटाइम इशूज लाइक पायरेसी हो गया, HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बेसिकली इन सब चीज़ों पे बात करता है ये। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट is sometimes seen in news in the context of negotiation held between India and किसी किसी में बीच में यह negotiation held हुआ था, कौन सा, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूएस यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में बेसिकली हमें यह देखने को मिला था। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए आंसर नंबर बी फर्स्ट है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट रिफर्स टू नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, टॉक बिगेन इन 2007 में अगर हम देखें तो, बट स्टॉल्ड ओवर इशू लाइक मार्केट एक्सेस, डाटा सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यह ठप हो गया था। ठीक है, रिसेंटली एफर्ट हैव रिज्यूम्ड टू फाइनलाइज ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट along with discuss of free trade agreement, investment protection agreement and geographical indication agreement। बेसिकली इस सब पे फोकस भी करेगा यार। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही आंसर था, यूरोपियन यूनियन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया। ईरान में जो चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों एग्जैक्टली वो डेवलप किया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट बोला है, इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विद इनॉर्मसली इंक्रीज। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन। जो इंडिया का रिलेशन है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा रिलेशन। ठीक है, ठीक है, सी वाला क्या बोला है, इंडिया विल नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, डी क्या बोला, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। देखो सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है तो बेसिकली इसका यही मेन मोटिव है कि जो हम पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारे कंसाइनमेंट को मंगाते थे या फिर एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, उससे हम कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकते हैं और पाकिस्तान पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे, दिस इज चाबहार पोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ से हम सेंट्रल एशिया में भेज सकेंगे, अफगानिस्तान वगैरह रीजन में। जो यहाँ पे था कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी कंसाइनमेंट वगैरह इंडिया से यहाँ पे जाती थी या फिर यहाँ से यहाँ पे आती थी तो बेसिकली इसके द्वारा रोक दिया जाता था वेरियस टाइम। ठीक है, बट अब उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड में ईज हो जाएगा, हम ट्रेड को कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था। ठीक है, और यहीं पे पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। देखो, इंडिया विल नॉट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। चाबहार पोर्ट इन ईरान being developed by India is strategically critical because it provides India's direct access to Afghanistan and Central Asia। ठीक है, bypassing पाकिस्तान which is often blocked land access। ठीक है, जो कि लैंड एक्सेस को हमेशा कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता था पाकिस्तान के द्वारा, इस वजह से इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है चाबहार पोर्ट डेवलप करके। ठीक है, इट काउंटर पाकिस्तान गवादर पोर्ट डेवलप्ड बाय चाइना एंड इनहेंस इंडियाज कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसी वजह से सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है बेसिकली पीरियोडिकली हेल्ड होता है किसके अंडर, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सेकंड क्या बोला, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। ठीक है, बताओ कौन सा करेक्ट है। देखो हमारा दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट के एजिस में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, हेल्ड होता है और कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया था प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे।
प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, यूएसए होगा। सेकेंड, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसिल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप है। किसका? जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप है एक्सपर्ट का, तो ऑर्गन नहीं है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। तो सी विल विद राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में, नॉट अंडर द एजिस ऑफ यूएन, ठीक है। वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2010 से 2016 टू प्रिवेंट न्यूक्लियर टेररिज्म। बेसिकली न्यूक्लियर जो टेररिज्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट को, ठीक है। सेकेंड वाला था इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसल मटेरियल। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसल मटेरियल इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, नॉट एन ऑर्गन ऑफ IAEA, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द टर्म्स डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी सीन इन न्यूज रिफर्स टू, क्या रिफर करता है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी? देखो ये एसोसिएटेड है यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन के तो देखो, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी रिफर्स टू मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव किसका? यूरोपियन यूनियन का, जिसका एम क्या है? हार्मोनाइज डिजिटल रेगुलेशन अक्रॉस यूरोप। हार्मोनाइज करना किसको? डिजिटल जो रेगुलेशन है बेसिकली अक्रॉस द यूरोप उसको। इसकी वजह से क्या होगा? बूस्ट देखने को मिलेगा किसमें? ई कॉमर्स में, डिजिटल इनोवेशन में, ऑनलाइन सर्विस अक्रॉस मेंबर स्टेट विदाउट बैरियर्स, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। इट्स एम टू इनहेंस यूरोपियन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन डिजिटल इकोनॉमी। क्या एम है? इनहेंस करना जो यूरोपियन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है डिजिटल इकोनॉमी में उसको, ठीक है। तो इसी वजह से सी विल विद राइट आंसर। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, इट कवर्स एरिया लाइक क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट रिफॉर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 2018 के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। 2017 का हमने देख लिया, ऐसे ही हैं भाई 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक 2022 में अच्छा खासा क्वेश्चन पहुंचा था, 12-13 क्वेश्चन, बट इतना क्वेश्चन IR से डायरेक्टली आया नहीं है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज आर द consequences ऑफ अ कंट्री बिकमिंग अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? अगर एक कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में बेसिकली मेंबर बन जाता है तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट, हमें बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोला है इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का मेंबर बनता है तो जो कंट्री रहेगा उसके पास जो लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज होगा उसको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। उसका एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाला तो करेक्ट हमारा। सेकंड क्या बोल रहा है? इट ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो NPT हमने देखा। देखो यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ NPT का, देखो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑटोमेटिकली नहीं बोला मिलेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं मेंबर बन पाएगा इसका NPT का, तो इस वजह से ए विल बी द राइट आंसर। हमारा सेकंड गलत है क्योंकि देखो इनकरेक्ट, मेंबर्स ऑफ NSG डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक अ कंट्री अ पार्ट ऑफ NPT। In fact, the countries like India seeks to NSG membership even without signing the NPT, ठीक है। इंडिया जैसे कंट्री बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि हमें NSG का मेंबरशिप दीजिए विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ किसका? NPT। से फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि NSG जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से मेंबर्स टू गेट इजियर एक्सेस टू किसका? एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर पीसफुल यूज, ठीक है। जैसे एनर्जी के लिए, मेडिसिन के लिए, रिसर्च के लिए, सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं इसका एक्सेस मिल पाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी का। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स कंट्रीज एमिंग टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह को ट्रांसफर नहीं करना, और जो पीसफुल यूज़ के लिए उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो बेसिकली इसका एम यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द टर्म्स टू स्टेट सॉल्यूशन is sometimes mentioned in the news in the context of affairs of two, जो टू स्टेट सॉल्यूशन है बेसिकली वो किससे एसोसिएटेड है? चाइना से, इसराइल से, इराक से, यमन से। बताओ किससे है? इसराइल से, ठीक है। ये इसराइल एंड पैलेस्तीन का इशू है बेसिकली, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये हो गया इसराइल एंड वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये क्या है? पैलेस्तीन है, ठीक है।
गाजा स्ट्रिप ये पार्ट एंड दो ये वेस्ट बैंक है, ये कहीं ना कहीं पार्ट है किसका, पैलेस्तीन का। आई मीन पैलेस्तीन ही है, ठीक है। पहले उसका नक्शा काफ़ी ज़्यादा होता था, इजराइल कहीं यहाँ यहाँ एग्जिस्ट करता था, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक तरह से ज़्यादा उसमें नहीं था। अभी देखो इसका सीन कुछ इस प्रकार हो रखा है, काफ़ी खतरनाक इन्वेजन कर रखा है यार। तो इसराइल विल बी द राइट आंसर एंड टू स्टेट सॉल्यूशन इज अ प्रपोज सॉल्यूशन टू इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। इन्वेजन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्तीन को एग्जिस्टिंग अलोंगसाइड द स्टेट ऑफ इसराइल बेस्ड ऑन प्री 1967 बॉर्डर विथ म्यूचुअल लैंड स्वैप। बेसिकली ये था कि हाँ इसराइल से एसोसिएटेड है, इतना जानो। उसके बाद इसराइल पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंट में फिर से राइज हुआ था, आपने उसको काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उसके साथ साथ जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है बेसिकली उस पर भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 आर रिलेटेड टू वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इसे माना जाता है बेसिकली, क्योंकि इतना कोई याद नहीं रखता यार। ये कन्वेंशन 138 182 किससे, ये सारी चीज़ें याद नहीं होती। यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है इसका मतलब ही नहीं कि आप जो आईएलओ का है, यूएन का जितने भी कन्वेंशन है आप याद रखो, समझ रहे हो। और इसमें नंबर दे रखा है, बट ये है कि हाँ ये चाइल्ड लेबर से एसोसिएटेड है, ठीक है। आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182 डील्स विद चाइल्ड लेबर, ठीक है। 138 मिनिमम एज फॉर एडमिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कहीं ना कहीं निर्धारित करता है, और दूसरा क्या 182 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन एंड इमीडिएट एक्शन टू एलिमिनेट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। मतलब जो चाइल्ड लेबर का वर्स्ट फॉर्म है, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना बेसिकली इसका एम है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन द इंडियन कॉन्टेस्ट what is the implication of rectifying the additional protocol with international atomic energy agency? जो एडिशनल प्रोटोकॉल है बेसिकली, अगर उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब क्या है बेसिकली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एडिशनल प्रोटोकॉल है उसको क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है अगर इंडिया उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर दे रहा है। फर्स्ट बोला है द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर द IAEA safeguard. Military nuclear installation comes under the inception of IAE. The country will have privilege to buy uranium from nuclear supply groups. Country automatically become the member of NSG. बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है, द न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द IAE safeguard, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, क्योंकि जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है बेसिकली कम्स अंडर द IAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर में, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ IAEA सेफगार्ड एग्रीमेंट अलाउ द मोर इंट्रूसिव इंस्पेक्शन एंड ब्रॉडर एक्सेस टू न्यूक्लियर फैसिलिटी टू इंश्योर पीसफुल यूजेस, ठीक है। बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी का हम पीसफुल यूज कर सकें उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। स्पेसिफिकली इट पुट सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर द IAEA सेफगार्ड। IAEA सेफगार्ड के अंडर में जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है उसको कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है, नॉट मिलिट्री वन। हाँ देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री वन नहीं होता है, जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसको बस किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ए विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोला है विच ऑफ द अबव आर मेंशन द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। देखो फ्री ट्रेड पार्टनर्स तो इंडिया है भाई, ठीक है। अगर फ्री ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो इंडिया है, तो चौथा तो सही है, चौथा सही है तो चौथा, हालांकि चौथा दिया है पूरा। फिर उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा नहीं है, कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान, ठीक है। एंड सी वाला चाइना है, चाइना है। फिर पांचवा जापान है, यूएसए नहीं है, यूएसए नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला है। आसियान हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ मेनी कंट्रीज अंडर आसियान +1 फ्रेमवर्क। इस अंडर में कहीं ना कहीं आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है वेरियस कंट्रीज के साथ, वेरियस कंट्रीज के साथ, ठीक है। जो मेजर FTA पार्टनर्स है वो है, उसमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडिया जापान बेसिकली ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। बताओ किसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है।
देखो इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आगे देख सकते हैं इसको, आंसर यहाँ पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली, देखो एनुअली रिलीज किया जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है एनुअली कौन सा रिलीज किया जाता है, तो आप इसको देख सकते हो, एनुअली रिलीज किया जाता है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, ठीक है। यह क्या मेजर करता है, हाउ रूल ऑफ लॉ इज एक्सपीरियंस्ड एंड परसीव्ड वर्ल्ड वाइड। जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली उसको कैसे एक्सपीरियंस्ड एंड परसीव्ड किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, कवरिंग फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, अब्सेंस ऑफ करप्शन एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसी वजह से हमारा डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का हमने देख लिया। आई मीन जितने भी क्वेश्चंस 18 में पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन से, उसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, 2019 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड अ लॉ on data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 26 मई 2018 से। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था उस टाइम पे क्योंकि न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसकी वजह से सी विल विद राइट आंसर यूरोपियन यूनियन होगा इसका। अब देख पा रहे हो यहाँ पे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन वाज एडॉप्टेड बाय यूरोपियन यूनियन, कब अडॉप्ट किया था, अप्रैल 2016 में। ऑब्वियसली इन्फोर्स कब किया गया था, 25 मई 2018 में, ठीक है। अगर हम जीडीपीआर की बात करें तो यह एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ है ग्लोबली, हाँ, जो कि क्या करता है, इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है बेसिकली टू कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डाटा, ठीक है, वो अपने पर्सनल डाटा पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स डाटा, जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स है बेसिकली उनके डाटा को जितने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद फेसबुक हो गया, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जा रहा है उस सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसी वजह से अब देखो यहाँ पे इवन इफ द कंपनी इज आउटसाइड यूरोप, कंपनी आउटसाइड यूरोप भी है ना, तब भी उस पर अप्लाई होगा। जहाँ भी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स अवेलेबल हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, उनका डाटा अगर कोई भी होल्ड कर रहा है उन पे यह लॉ अप्लाई होता है। इसी वजह से हमारा सी विल विद राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, रिसेंटली इंडिया साइन ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर prioritization and implementation of cooperation area in nuclear field with which of the following countries। इन कंट्रीज में से किसके साथ इंडिया एक्शन प्लान फॉर प्रियोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरिया इन न्यूक्लियर फील्ड को साइन किया है, बताओ कौन सा होगा। तो इसमें हमारा था रसिया, रसिया के साथ इंडिया ने किया था, ठीक है। In 2017, India and Russia signed action plan for prioritization and implementation of cooperation area in nuclear field। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है यूपीएससी, कौन कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉपरेशन क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड दिस एग्रीमेंट फोकस किस पे करता है, बिल्डिंग एडिशनल यूनिट एट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, ठीक है। बेसिकली कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें एडिशनल यूनिट्स को बिल्ड करने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। तो हमारा बी विल विद राइट आंसर क्योंकि रसिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाई लैंड सी एंड एयर, ठीक है। UNCAC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब लीगली बाइंडिंग है और ये फर्स्ट है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, ए हाईलाइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is the inclusion of a specific chapter aimed at returning asset to their rightful owner from whom they had been taken illicitly, ठीक है। थर्ड क्या बोला, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इज mandated by its member state to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC। इसमें से हमें बताना करेक्ट कौन सा है। देखो इसमें हमारा करेक्ट दूसरा और चौथा है, दूसरा और चौथा करेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, ये सही है। और चौथा क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम इज मंडेटेड, मतलब मंडेट किया है बाय इट्स मेंबर स्टेट टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, दोनों को, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोनों को कहीं ना कहीं असिस्ट करना, बेसिकली ये मंडेट किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला जो लिखा है ना यहाँ पे, प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एयर, यह इसका पार्ट है, इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है, ठीक है। इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा था, यहाँ पे तो मेंशन है ना कि
specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly। ये गलत होगा, ये इसका पार्ट है, ठीक है। मतलब देखो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया है, अदरवाइज इस सही है, समझ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो सी विल बी द राइट आंसर, दूसरा और चौथा हमारा सही था, ठीक है। देख पा रहे हो अगर आप यहाँ पे, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एयर इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, इसका पार्ट है। सेकंड वाला सही था। थर्ड वाला यूएनटीओसी डज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड द चैप्टर ऑफ असेट रिकवरी, या किसके द्वारा किया जाता है, यूएनसीएसी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के द्वारा, ठीक है। चौथा वाला हमारा सही था, इसी वजह से दूसरा चौथा सही होगा। अब 2019 का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, अब 2020 का देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, फर्स्ट वाला बोल रहा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप सब्जेक्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड सेटअप सब्जेक्ट अल्मा अटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ पीपल, हेग कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, टालानोवा डिक्लेरेशन डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, अंडर टू कोएलिशन चाइल्ड राइट। बताओ इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इसमें हमारा फर्स्ट वाला मैच है और थर्ड वाला जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है बेसिकली, तो फर्स्ट वाला हमारा कलर सही है। और जो टालानोवा डायलॉग है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। और जो थर्ड वाला है, सेकंड वाला है हीग कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। ये चाइल्ड अब्डक्शन, कल्चर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, वार कंडक्ट, बेसिकली इस सबसे ये डील करता है, ठीक है, इससे नहीं करता। और चौथा वाला अंडर टू कोएलिशन चाइल्ड राइट दिया हुआ है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बेसिकली क्या बोलता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम रखना, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। तो सेकंड एंड फोर्थ वाला गलत होगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा, सी विल बी द राइट आंसर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अल्मा आटा डिक्लेरेशन प्राइमरीली हेल्थ केयर फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल 2000, ठीक है, फोकस किस पे करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे। हेग कन्वेंशन रिलेटेड मोस्टली टू इंटरनेशनल लॉज लाइक चाइल्ड अब्डक्शन, कल्चरल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड वार कंडक्ट, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये गलत होगा क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड था, इसमें दिया किससे था, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, ये नहीं होगा, ठीक है। टालानुआ डायलॉग ये तो हमारा सही था, ग्लोबल क्लाइमेट बेसिकली उससे डिस्कस करता है, उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, ठीक है। अंडर टू कोएलिशन एक क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट स्टेट एंड रीजन कमिटेड टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो द 2 डिग्री, ठीक है, इससे बिलो रखने के लिए इस पर फोकस करता है, क्लाइमेट चेंज, अबाउट क्लाइमेट चेंज नॉट चाइल्ड राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। अगर हम लास्ट डिकेड में देखें तो वैल्यू जो है बेसिकली इंडिया एंड श्रीलंका ट्रेड का उसमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखने को मिला है। दूसरा क्या बोला, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बोल रहे हैं इंडिया एंड जो बांग्लादेश है बेसिकली, अगर दोनों के ट्रेड में देखें तो जो टेक्सटाइल हैं और जो टेक्सटाइल आर्टिकल्स होते हैं, हाँ, वह एक इंपॉर्टेंट आइटम्स कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, नेपाल हैज़ विद द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। देखो यह नेपाल नहीं होगा, यह बांग्लादेश है, ठीक है, या बांग्लादेश है, तो इस वजह से थर्ड वाला हमारा गलत होगा। थर्ड वाला गलत हुआ तो ये खत्म, ये भी बचा। और जो यहाँ पे फर्स्ट वाला बोला द ट्रेड वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज, भाई कोविड भी आया था भाई, अगर लास्ट डेकेड में देखें तो कोविड भी आया था, समझ रहे हो, कोविड आया तो कहीं ना कहीं हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा इसमें, तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होगा और सेकंड वाला सही है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो है ना वह इंडिया बांग्लादेश का मेजर इम्पोर्ट मेजर एक तरह से ट्रेड आइटम्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, वी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि नॉट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, देयर हैव बीन सम अप्स एंड डाउन, स्पेशली जो पोस्ट कोविड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था श्रीलंका में उसकी वजह से, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश का क्या सीन है कि टेक्सटाइल एंड जो गारमेंट्स है आर इंडीड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। नेपाल एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, भाई बांग्लादेश था, बांग्लादेश इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर हम साउथ एशिया में देखें तो, समझ रहे हो, तो बेसिकली हमारा बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। इनमें से कौन सा ग्रुप है बेसिकली जो कि मेंबर है G20 के, चारों कंट्रीज G20 के मेंबर है, बताओ कौन सा सही है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ईरान, ईरान तो नहीं है भाई, गलत, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की जो है ना
ये बेसिकली क्या है, ऑल 4 आर G20 मेंबर्स, ये सारे G20 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, दूसरा वाला बोला था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। इसमें मलेशिया एंड न्यूजीलैंड G20 के मेंबर नहीं है, ये दोनों मेंबर नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सी वाला बोला था ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरबिया, वियतनाम। ईरान एंड वियतनाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। इसमें हम अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, सिंगापुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ई विल बी द राइट आंसर। अर्जेंटीना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक्सप्लेन क्या करना हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, द टर्म वेस्ट टेक्सास इमीडिएट, वेस्ट टेक्सास इमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज टू ए ग्रेड ऑफ, किससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल से, ठीक है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। आप देख सकते हो, वेस्ट टेक्सास इमीडिएट रिफर्स टू ए मेजर ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल यूज्ड एज अ बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग। इसे एज अ बेंचमार्क यूज किया जाता है किसमें, ऑयल प्राइसिंग में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, WTI जो वेस्ट टैक्स इमीडिएट इज लाइटर एंड स्वीटर कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड, इससे लाइटर होता है, स्वीटर होता है, ठीक है। इट इज सोर्स मेनली फ्रॉम टेक्सास एंड सराउंडिंग स्टेट इन USA, बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2020 का, ठीक है। 2020 यानी 2013 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन IR से, इंटरनेशनल रिलेशन से, UPSC प्रीलिम्स में पूछे गए थे, हमने उसको काफ़ी होलिस्टिक वे में देख लिया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम 2021 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।